बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी यूएस से देखने वाले लाखों अफराद को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल आपसे मुखातिब हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में करंट सिचुएशन इस वक्त इंतखाबात के इर्द गिर्द घूम रही है। इंतखाबात होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, शफाफ होने हैं, नहीं शफाफ होने, इंतखाबात के नतीजे में क्या जो है वो तब्दीली आएगी, हुकूमत कौन बनाएगा, ये वो सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। इंतखाबात ही की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के हवाले से जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत से जो उम्मीदवार हैं पार्टी अहदों के, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। बशमूल इमरान खान के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। और कल यानी हफ्ते के रोज पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे। यकीनी तौर पे इसका नतीजा भी कल ही आ जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात तो करा लिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन इंतखाबात पे सवाल उठा दिया था, अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का जो हुक्म है वो दिया था। बज़ाहिर ये एक मुश्किल अमल लग रहा था। जो हालात हैं आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, कुछ जेलों में है, कुछ रूपोश है, गायब हुए हुए हैं, और जो भी सामने आता है उसको 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पे या जेलों में पहुंचा दिया जाता है। इन हालात में इंतखाबात तो बड़े मुश्किल थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त तक सरबराह है इमरान खान, उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई का ओहदा जो है सौंपने का फैसला कर लिया। और बड़ी तादाद में जो वकला हैं वही इन इंतखाबात को मैनेज भी कर रहे हैं। आज एक शरारत की गई, एक शरारत तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, और एक शरारत की गई आज अकबर एस बाबर की तरफ से। जी हाँ, ये वही अकबर एस बाबर है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। इन्होंने एतराज़ात उठाए थे, बड़ा नुकसान पहुंचाया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक ज़माने में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर इख्तलाफात हुए और इनको कोई कम बेश 12-13 साल कबल पार्टी से निकाल दिया गया था। आज अकबर एस बाबर अपने कुछ साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी मीडिया सेल है इस्लामाबाद में, वहां आ गए और इनसे पूछा गया कि जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मीडिया ने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी इंतखाबात के हवाले से मालूमात लेने के लिए आया हूँ। खतरा इस बात का था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्टी के मरकजी मीडिया सेल में मौजूद थे वो शायद इनके साथ कोई बदतमीजी करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी तलखियां हैं तहरीक इंसाफ और अकबर एस बाबर के दरमियान। लेकिन किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। पार्टी के सेक्रेटेरिएट से लोग उठे, जाके उन्होंने अकबर एस बाबर का इस्तकबाल किया, उनके साथ हाथ मिलाया और बड़ी इज्जत से पेश आए, लेकिन उनको किसी ने कोई मालूमात नहीं दी। मेरी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया सेल से और मैंने कहा कि अकबर एस बाबर के आने का मकसद क्या था और आपने उनको क्या मालूमात दी। तो मुझे ये बताया गया कि अकबर एस बाबर एक शरारत करने आए थे और हमने उन्हें कोई मालूमात नहीं दी, क्योंकि हम उन्हें मालूमात देने के ना मजाज थे ना वो मालूमात लेने के मजाज थे। सवाल ये पैदा होता है कि अकबर एस बाबर को किसने भिजवाया था। भिजवाया तो डेफिनेटली शरारत के लिए था कि शायद कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आज तक गड़बड़ नहीं हुई। कल अब देखते हैं जब पोलिंग हो रही होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी पार्टी अहदेदारों को मुंतखब करने के लिए वोट डाल रहे होंगे, तो शायद कोई दूसरी साजिश जो है वो सामने आए। लेकिन आज कोई साजिश जो है, आज कोई शरारत जो है वो सामने नहीं आई। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि गालबन 40-42 रोज के बाद फलस्तीन में मलबे के नीचे से एक नौमौलूद बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। मुझे इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी और मौत के मालिक हैं
اور وہ جسے چاہے وہ زندگی دیں، جسے چاہے زندگی نہ دیں۔ اس سے قبل جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ایک خاتون تھی، نقشہ بی بی نام تھا اس کا، وہ بھی کوئی 1.5 مہینے کے بعد ملبے سے زندہ نکل آئی تھی، اور میں نے اس خاتون کا اسلام آباد میں انٹرویو کیا تھا۔ اب غالباً وہ خاتون جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد۔ تو یہ ابھی تازہ ترین واقعہ ہے کہ نومولود بچہ فلسطین میں ملبے کے نیچے سے نکال لیا گیا۔ اس بچے کو تو نکال لیا گیا، لیکن پاکستان کا میڈیا جو جبر اور دباؤ کے ملبے تلے دبا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ اس جبر اور دباؤ کے ملبے سے نکل سکے گا کبھی، کیونکہ میڈیا میں اس وقت ایشو اورینٹڈ گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ گفتگو ہوتی ہے عدت کی، گفتگو ہوتی ہے نکاح کی، گفتگو ہوتی ہے طلاق کی، گفتگو ہوتی ہے بیڈ روم کی، گفتگو ہوتی ہے نند اور بھاوج کی لڑائیوں کی، اور مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑ کے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ اب تک اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن جو نوجوان ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ریزسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کس کو ریزسٹ کرتے چلے ہیں؟ جبر کو، دباؤ کو، ظلم کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ لمس میں تشریف لے گئے، اور لمس کے بچوں نے ان سے جو سوالات کیے، پورے سوشل میڈیا پہ اس کی گونج تھی، لاجواب ہو گئے نگران وزیر اعظم، اور ان کے پاس نوجوان نسل کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ آج سے پہلے پاکستان میں سوال پوچھنے کی روایت نہیں تھی، لوگ سوال ہی نہیں پوچھتے تھے، اس لیے جواب دینے والوں کو جواب دینے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن آج کی جو نسل ہے وہ سوال پوچھتی ہے، سوال تو وہ پوچھتی ہے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لمس کے بعد آج سینئر صحافی طلعت حسین نے ایک رسک لیا اور اسلام آباد میں جوان کا پاکستان کے نام سے نوجوانوں کا ایک شو کیا۔ نوجوان وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو وہاں پہ بلایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ وہ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ ان نوجوانوں کے سوالات سن کے تو ایک طرف تو اطمینان یہ ہوا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کوئی زیادہ بے خبر نہیں ہے، اور لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ آج پاکستان کے قیام کے 75-76 سال کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مثلا نوجوانوں نے آئندہ عام انتخابات کی شفافیت پہ سوال کیے، اور کہا کہ اگر ایک ہی شخص کو وزیر اعظم آپ نے بنانا ہے تو پھر انتخابات کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا سوال اٹھایا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک میں نوجوانوں کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، آئین تو آپ کا کہتا ہے 90 دن کے انتخابات ہونے چاہیے 90 دن کے بعد، لیکن 90 دن گزر چکے ہیں، پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے، اور کس طرح سے نئی نسل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ قانون کی پابندی کریں؟ پھر سیاسی جماعتوں کا تنزن نوجوانوں نے شکریہ ادا کیا، تنزیہ طور پہ نوجوانوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کم سے کم دنیا سے 100 سال پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز بھی دی گئیں۔ ایک بڑی تجویز یہ تھی کہ یوتھ کو روٹی، کپڑا اور مکان کے چکر سے نکالے تاکہ یوتھ جو ہے ترقی کی منازل طے کر سکے، ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے جا سکے، اکانومی کو آگے لے جا سکے، طب کے شعبے میں آگے جا سکے۔ تو انہوں نے پھر نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک جو ہے وہ ترقی کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں، جبکہ دنیا میں پاکستان ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، یا پاکستان کو چیٹر کہا جا سکتا ہے۔ اور فریڈم آف سپیچ پہ بھی بہت سے لوگوں نے سوالات کیے جی، اور یہ کہا کہ ہمارے کوئی بھی صحافی ہے پاکستان میں، وہ یہ تو کہتا ہے کہ مقتدر حلقوں نے یہ کر دیا، طاقتور حلقوں نے یہ کر دیا، فلاں فلاں، آج تک مسائل کے ذمہ دار لوگوں کا نام نہیں لیا جا سکا۔ یہ سارے سوال تھے سید طلعت حسین سے، اور سید طلعت حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ سید طلعت حسین کا تعلق بھی پاکستان میں صحافیوں کے اس قبیلے سے ہے
जो आज से चंद साल कबल 3-4 साल कबल मुर्गी के रेट बढ़ने पे लोगों के मुंह में माइक दे दिया करते थे कि आज मुर्गी बढ़ गई है, आज पेट्रोल बढ़ गया है, आज चीनी बढ़ गई है। लेकिन आज इस हल्के में मौत का सा सन्नाटा है और इसी सन्नाटे में मुब्तला है सैयद तलत हुसैन भी। खामोश है, बिल्कुल बात नहीं करते, बल्कि अगर बात करते हैं तो जो करते हैं वो आपके इल्म में है। तो मैं ये कहूँगा कि झंझोड़ के रख दिया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि नौजवान नस्ल ने एक दफ़ा फिर शऊर का मुजाहरा किया। और जाते जाते आपको आगाह करें कि एक बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान के निज़ाम की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। पाकिस्तान में तो मीडिया के अंदर जबर है, पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया है वो आज़ाद नहीं है, उसको बात करने की आज़ादी नहीं है, वो जबर का शिकार है, वो दबाव का शिकार है, वो बगैर पूछे कोई बात कह नहीं सकता, बगैर पूछे कोई बात लिख नहीं सकता। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल जो रवायती मीडिया है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया का जो मीडिया है, आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर नजरें गाड़ी हुई है, वो पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। एक बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें सब्र का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हल्का बंदियां की गई हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए की गई है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यही अखबार अपने इदारिये में आगे चल के ये भी लिखता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके उम्मीदवारों को उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, उन्हें इंतखाबी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं, उन्हें जलसा करने नहीं दिया जाता, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जाती, लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जबर का निशाना बनाया जाता है। ये कह रहा है एक बरतानवी अखबार। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बरतानवी अखबार ये कह रहा है तो फिर हम किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि अगर हमने एक सेट स्कीम ऑफ थिंग के बगैर इंतखाबात ना कराए तो लोग इन इंतखाबात को कबूल कर सकेंगे। पाकिस्तान में कौन कबूल करेगा, और आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन इंतखाबात को कौन कबूल करेगा। और अगर पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को दुनिया ने तस्लीम ना किया तो फिर एक बड़ा सवाल है कि दुनिया किस तरह पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम कर सकेगी। और जाते जाते एक लतीफ़ा आपको सुना दूं, वो ये है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई है और कमोबेश 25 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गिने गए हैं। गो के MQM समेत कुछ जमातों का ख्याल है कि उनको पूरे तरीके से नहीं गिना गया, अगर उनको और गिना जाता तो पाकिस्तान की आबादी थोड़ी सी और भी बढ़ सकती थी। खैर आबादी तो बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में कौमी असम्बली की आम नशिस्तें, जनरल नशिस्तें जो 272 थी उनको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नशिस्तें कम होके 266 हो गई हैं। है ना लतीफा? कमाल की बात है कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें आबादी तो बढ़ती है लेकिन उसकी नशिस्तें नहीं बढ़ती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस टीवी फोर्थ पिलर टीवी USA का भी अल्लाह निगहबान।